तो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है और हमारे पास एक पेपर है, तो लगभग इसमें 25 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं जो कि आपके रिटेल फार्मेसी रिलेटेड है। और जितने भी चैलेंजेज आते हैं आपके ड्यूरिंग सेल ऑफ मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रीडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, कोई दवा का साइड इफेक्ट हो रहा है, कोई एडीआर हो रहा है, तो कैसे डील करेंगे हम एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन योर रिटेल फार्मेसी। तो पूरे क्वेश्चंस आज हम रखेंगे आशीष निर्मल, जो कि हमारे पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे और पूरी चीज़ें समझेंगे कि कैसे एक मेडिकल सेटअप बना सकते हो, एक मेडिकल स्टोर बना सकते हो और कौन कौन से इसमें चैलेंज हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे। आशीष निर्मल, आप बताइए, आपका एजुकेशन क्या रहा है और कैसे आपने ये सेटअप बनाया है अपने मेडिकल मेरा डी फार्मेसी है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। ओके, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और इन्हें डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि आपका 2 इयर्स कोर्स किया हुआ है करते हो, तो आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप एक रिटेल फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर आप वहाँ पे डाल सकते हो, चाहे आप बी फॉर्म हो, चाहे आप फॉर्म डी हो, चाहे आप एम फॉर्म हो या फिर आपने डी फॉर्म कर रखा हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज कि अगर हमें रिटेल फार्मेसी ओपन करनी है तो इसका एक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब क्या एसेंशियल चीज़ें हैं? क्राइटेरिया जो आप दुकान में करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, वो 110 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 110 स्क्वायर फीट मतलब जगह होनी चाहिए मेडिकल स्टोर के लिए, ठीक है। जैसे कोई रेंट पे अगर ले रहे हैं, आप रेंट पे खोलना का चाहते हैं तो उसमें एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर पर्सनल ज़मीन नहीं है तो हम रेंट पे भी इसको ओपन कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। और लाइट का बिल होना चाहिए मकान मालिक का, जो उनके नाम है। अच्छा, लाइट का बिल एसेंशियल है? एसेंशियल है उसमें। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा क्या नीड है हमारे पास? लाइक फ्रिज भी होना चाहिए। हाँ, फ्रिज भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनको उसकी रसीद जो है ना, वो जब डीआई को आप देंगे, हाँ, वहाँ पे आपको उसकी रसीद देनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब जो ड्रग इंस्पेक्टर होगा आपका उस एरिया में, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो तो वहाँ पे एक डीआई होता है, ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराता है मेडिसिन की सेल के लिए। तो मतलब उसके पास जाना पड़ेगा और ये चीज़ें हमें वहाँ पे दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। ओके, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लगना है इसमें? डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट हो गई, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई। ओके, मतलब अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमारा 10th की मार्कशीट और 12th होना चाहिए, और डिप्लोमा का हमारे पास एक ग्रीन बुक जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे ये पता लग जाए कि ये जो पर्सन है वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या फिर उसने कोई कोर्स कर रखा है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, एक रिटेल फार्मेसी खोलने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? अगर यूँ बोले हिंदी में, कितना पैसा होना चाहिए जिससे आप एक मेडिकल स्टोर को खोल सकते हो? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। 50,000 उसमें आपने फर्नीचर में लगा दिए, 50,000 की मेडिसिन डाल दिए, तो उससे बैलेंस हो जाता है। 1 लाख का एक एवरेज लेके चलना ही पड़ेगा वो। बाकी अगर हम बात करें, आपको बहुत बड़ी अगर दुकान डालनी है तो डिपेंड करता है कितना पैसा है आपके पास। आप गांव में खोल रहे हैं या शहर में खोल रहे हैं। अच्छा, मतलब लोकेशन भी मैटर करता है? लोकेशन मैटर करता है। अगर कहीं आपका मेडिकल कॉलेज है या फिर और कोई बड़े हॉस्पिटल से, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम 50,000, 60,000, 1 लाख में लगभग अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपनी। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम सेल आपकी पर मंथ अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा कि आपका हम देख रहे हैं शॉप तो बहुत बड़ी नहीं है, एक गांव के हिसाब से बहुत अच्छा लोकेशन भी है आपका, तो लगभग कितना सेल आप कर लेते हो पर मंथ में? 50,000 से 80,000 के समथिंग रहता है। अच्छा, मतलब 50 to 80,000 के नियरली आपकी पर मंथ की सेल निकल जाती है। हाँ। ठीक है, आई थिंक। और अगर इसका लोकेशन कुछ चेंज हो तो और सेल भी जा सकती है क्या? हाँ, बट इंक्रीज हो सकती है सेल। अच्छा, जैसे कि अगर हम किसी और अच्छे लोकेशन पे डाल दें, कोई मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने या फिर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने डाल दें तो हाँ, तो मतलब इंक्रीज हो सकती है, बहुत अच्छी सेल हो सकती है, आराम से हो सकती है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको सेलिंग के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? लाइक आपकी कुछ एक्सपायरी मेडिसिन हो जाती हैं, तो आप कैसे उनको डील करते हो, क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक्सपायरी मेडिसिन का कुछ दवाएं तो डीलर ले लेता है, एक्सपायरी ले लेता है। ठीक है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं उनको डीलर नहीं लेता है। अच्छा, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बात करें कि अगर मेडिसिन आपने लिया है किसी डीलर से और बाई चांस वो मेडिसिन आपकी एक्सपायर हो रही हैं, तो समटाइम्स वो लोग रिटर्न कर लेते हैं, समटाइम नहीं करते हैं ना। तो अगर उन्होंने रिटर्न नहीं किया तो फिर तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा है, वो तो वेस्ट चला जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहता है कि हम उन मेडिसिन को कैसे डिस्कार्ड करें। हाँ, डिस्कार्ड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है और ये बहुत बड़े चैलेंज है हर एक फार्मासिस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा कंसर्न है और हम फोकस करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि मेडिसिन को वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वेस्ट करेंगे, एनवायरनमेंट में आती हैं तो कहीं ना कहीं वो डेली लाइफ में फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो कि हमें नेसेसरी नहीं होता है उस टाइम पे।
एग्जैक्टली ना। बिल्कुल सही। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पेशेंट के साथ आपको प्रॉब्लम क्या आती है। लाइक कोई पेशेंट ऐसा है जो मेजर उसके पास कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक आपका किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है या फिर माइग्रेन से जूझ रहा है, अर्थराइटिस है, या फिर उसको ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी हो गया है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उस पेशेंट को कैसे डील करते हो एज ए फार्मासिस्ट? पहले से उसकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, उसके बाद हाँ। किसी नज़दीकी CSC या PSC या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भेज देते हैं, वहीं पे जाके दिखाता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है पेशेंट को, तो हम एक हायर अथॉरिटी या फिर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके पास तुरंत रेफर कर देते हैं, जिससे उसको अच्छी सुविधाएं मिल सके और दवाइयाँ अच्छी मिल सकें, जिससे उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाए, सही हो पाए। ठीक है, और मुझे लगता है एज ए फार्मासिस्ट यही रोल होना चाहिए, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन राइट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, हम दवाइयाँ दे सकते हैं। और मैं अपने पेशेंट से और फार्मासिस्ट से बात बोलना चाहूँगा कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवाई ना दें, स्पेशली एंटीबायोटिक्स हैं, लाइक आपका एंटी कैंसर हैं, या फिर बहुत जो मेडिसिन हैं जो मेजर इलनेस में या फिर क्रोनिक इलनेस में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो आपकी शॉप की टाइमिंग है वो कैसे रखते हो आप? सुबह कितने बजे आते हो, शाम को कितने बजे फिर जाते हो आप? सुबह की टाइमिंग सुबह 7 बजे ओपन करते हैं शॉप को हम। अच्छा अच्छा, रात में 9 बजे। अच्छा, मतलब 7 to 9 आप पर डे रहते हो। अब इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसा कि आपने यहाँ पे शॉप डाल ली है, अब आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो, कैसा आपको माहौल चाहिए? सेल इंक्रीज़ करने का मेरा फोकस है, सेल और बढ़े मेरे मेडिकल स्टोर की। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बात करें कि हमें अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को थोड़ा बढ़ाना है, बढ़ाना है कि सेल को अच्छा ग्रोथ करना है ना, और हो सके अगर कोई और लोकेशन हमें मिल रहा है इससे बेटर, तो वहाँ पे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अर्निंग और पेशेंट सेफ्टी की परवाह रहती है एज ए फार्मासिस्ट। लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होना भी। और कम्युनिकेशन जितना अच्छा हमारा एजुकेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, अवेयरनेस होगा, उतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या एज ए फार्मासिस्ट आपको कोई रिस्क लगता है कोई मेडिकल स्टोर ओपन करने में, या फिर जब भी आप मेडिसिन देते हो किसी उसको पेशेंट को या फिर किसी इंडिविजुअल्स को, तो कोई ऐसा आपको समझ में आया कोई रिस्क है दवाइयाँ देने में, OTC मेडिसिन देने में? OTC दवा देने में कभी कभी पेशेंट को स्किन में खुजली वगैरह हो जाती है। अच्छा, तो कहीं ना यही कहीं एक रिस्क होता है। अच्छा, मतलब साइड इफेक्ट दवाओं का हो जाता है कभी। अच्छा, OTC दवा देते हो तो कहीं ना कहीं समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट के साथ दिक्कतें हो जाती हैं, तो जिससे पेशेंट थोड़ा सा घबरा भी जाता होगा ना। तो आपको घबराना नहीं है, जब भी किसी दवा का आपको साइड इफेक्ट समझ में आए तो नियरेस्ट फार्मासिस्ट या फिर कोई भी आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप उसके पास जाइए और अपनी समस्याएं बताइए। डेफिनेटली जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएगी, और सेल्फ मेडिकेशन आप बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं तो पेशेंट के मन में ये रहता है कि मेडिकल स्टोर तो बहुत लूटे ले रहा है, हमें बहुत हमसे रुपए ले रहा है, डिस्काउंट भी नहीं दे रहा है, तो उसका आप कैसे मतलब डील करते हो कि कुछ दवाइयाँ आपको 20% में मिल रही हैं, कुछ 60% में मिल रही हैं, कुछ 10% में मिल रही हैं, तो पेशेंट के साथ कैसे डील करते हो आप? डिस्काउंट की क्राइटेरिया वही 15%, 10% 15% रहता है, हम दे देते हैं दवाओं के हिसाब से। अच्छा, मतलब अलग अलग दवाइयों की कुछ कैटेगरी है, उस पर हमने डिसाइड कर रखा है आपने कि कुछ पे हमें 10% देना है, किस पे 20 देना है, किस पे 14 देना है, किस पे 15 देना है। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने पेशेंट को या फिर अपने जो कस्टमर है उसको थोड़ा एंगेज कर सकते हो, और आप थोड़ा सा गिफ्ट दे सकते हो, या फिर जो भी है आपको डिस्काउंट के फॉर्म में आप दे सकते हो, जिससे वो बहुत अच्छा उसको फील भी आएगा, और कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि हम अब तो आशीष के मेडिकल स्टोर पे ही जाएंगे, जिससे हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, और थोड़ा सा हमें जो पैसे की सेविंग है वो कहीं ना कहीं उसको समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके पास मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन है वो कैसे परचेज करते हो आप, यहाँ तक कैसे आती हैं ये? यहाँ तो पहले तो हम डीलर संपर्क करते हैं। अच्छा, ठीक है। होलसेल मार्केट भी चले जाते हैं कब महीने में एक बार, कानपुर, लखनऊ। अच्छा, वहाँ भी जाके विजिट कर लेते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं। हाँ, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ऑनलाइन? और कोई एक ऑप्शन है नेटमेड होलसेल का, एक ऐप है, उसका यूज करते हैं हम। कभी कभी जो रेयर मेडिसिन है, अच्छा अच्छा, वहीं से मतलब मंगाते हैं, जैसे कहीं नहीं मिल पाती, अगर नहीं जा पा रहे हैं कानपुर, अच्छा अच्छा अच्छा, या फिर डीलर नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, तो हम जाके उसी ऐप के थ्रू ले लेते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि 3 मोड है हमारे पास, एक तो डीलर डायरेक्टली आपके शॉप पे आएगा और ऑर्डर लिखाएगा और आपको प्रोवाइड कराएगा, और सेकेंडरी अगर आपके पास कोई होलसेल मार्केट है और अच्छे लोकेशन पे हो तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हो। तीसरा जो आपने ऑप्शन बताया कि ऑनलाइन हमारे पास अगर रेयर कोई मेडिसिन से नहीं मिल रही है तो वहाँ से भी हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं, जैसे आपने बताया नटमेट्स होलसेल, ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, वहाँ से भी आप मेडिसिन ले सकते हैं।
एज ए फार्मासिस्ट आप मेडिकल स्टोर पे रहते हो तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और क्या आप क्या पेशेंट के साथ डील करते हो वो आप बताइए मुझे। पेशेंट को पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है मेरी कि पेशेंट को कभी गलत दवा नहीं देनी है मुझे। ओके मतलब ये एक बहुत अच्छा- अच्छी हाँ। चीज़ है एज ए फार्मासिस्ट, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हर पेशेंट को आपको बताना चाहिए कि गलत दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेना है देनी आपको, चाहिए, ठीक बिल्कुल है। नहीं। किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कतई नहीं करना चाहिए। अब खुद सेल्फ मेडिकेशन में कभी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। ओटीसी दवा सर दर्द हो गया और कुछ जो हो गई जीआईटी की दवाएं हो वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उन दवाओं में भी फार्मासिस्ट की सलाह लिए बिना वो दवा को नहीं लेना चाहिए। अच्छा तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि आपको दवाइयों का सेवन एक फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर की निगरानी में ही करना है। चाहिए, हाँ, स्पेशली अगर हम बात करें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी होने वाली है या फिर हम यूँ बोले बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है करंट सिनेरियो में, तो आपको एंटीबायोटिक है या फिर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स शो करती हैं, तो उनको ज़रूर फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें। कुछ मेडिसिन जैसा कि आपने बताया ओटीसी ड्रग भी हैं, कुछ साइड इफेक्ट दे सकती हैं, तो पॉसिबिलिटी आप ये रखें कि ओटीसी को भी आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ ना करें कि उसमें भी एक ड्रग मॉलिक्यूल है और कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा टॉक्सिक इफेक्ट को शो कर सकता है। मतलब यही चीज़ें हैं कि मतलब सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। एक चीज़ और बताइए, आप जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आप कैसे समझाते हो अपने पेशेंट को? प्रिस्क्रिप्शन में दवा कैसे लेना है, कब लेना है, किस तरीके से लेना है, क्या कितना गैप करना है दवा लेने में, बस यही बताना होता है। अच्छा मतलब पूरी चीज़ आप अच्छे से उसको हिंदी में समझाते हिंदी में होगे, समझा देते हैं, क्योंकि जो आपका लोकेशन हम देख रहे हैं पूरा कम्प्लीटली एक गांव एरिया में है, तो हिंदी में उसको बताते हो कैसे लेना है, कितनी डोज में लेना है, कब तक लेना है और किस चीज़ से लेना है, मतलब पानी से लेना है, दूध से लेना है, खाली पेट लेना है या फिर आफ्टर मील लेना है, ये पूरी चीज़ आप उसको अच्छे से बताते हो। ठीक है, जितना अच्छा आप पेशेंट को समझ में आएगा और उतनी अच्छी हमारी दवाई की इफिकेसी होगी और उसके साइड इफेक्ट उतने ही मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि आप दवाइयों को कौन कौन से मोड से आप सेल करते हो, मतलब कैसे बिक्री होती है, लाइक आपका प्रिस्क्रिप्शन हो गया, डायरेक्ट कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो कैसे आप सेल करते हो अपनी दवाइयों को? जैसे कोई डॉक्टर का आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आया तो एक तो आप उसके हिसाब से आई थिंक दे देते होगे, हाँ, और आई थिंक सेकंड ऑप्शन आपके पास होगा कि भाई कोई पेशेंट आ रहा है तो ओटीसी कैसे आप डील करते हो फिर उसके साथ में? ओटीसी दवा पेशेंट को जैसे कोई दिक्कत होती है तब मुझे लगता है ऐसा दवा देनी चाहिए ओटीसी, तो मैं उन्हें वो दवा दे देता हूँ। अच्छा मतलब आपको लगता है कि पेशेंट को थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है या फिर नोजिया वॉमिटिंग है, सर्दी खांसी जुकाम है, फीवर है, तो आप ओटीसी उसको दे सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और उसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो उस केस में क्या करते हो फिर? उसको फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा नहीं देते हैं उसको। अच्छा मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है पेशेंट के साथ तो आप उस मेडिसिन को नहीं देते हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तो हमें जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है बिल्कुल भी नहीं देना है। अब जो हमारे पास आशीष नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको रिटेल फार्मेसी खोलने के लिए किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस चाहिए इसमें? कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप डी फार्मेसी या बी फार्मेसी या एम फार्म करके भी मेडिकल स्टोर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होके मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं आराम से। अच्छा कहीं ना कहीं बात करें मतलब हमारे पास एक डिज़ायरेबल एक एजुकेशन होना चाहिए फार्मेसी लाइन से, और हम उसके बाद अपना एक रिटेल फार्मेसी अपनी मेडिकल स्टोर को खोल सकते हैं हम। एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब भी आप मेडिकल स्टोर पे रहते हो या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स स्कॉलर्स हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का, क्योंकि उसमें जो फिजिशियन है, कुछ फिजिशियन है जो इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ नहीं करते हैं, बाई हैंड यूज़ करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिस्क्रिप्शन में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, वो गलत लिख देते हैं, जिसके वजह से जो दवाई उसमें लिखी है वो दवाई ना हो के दूसरी दवाई चली जाती है उसके पास। तो आप कैसे इस चीज़ को डील करते हो और प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग के बारे में थोड़ा आप बताइए। एक प्रिस्क्रिप्शन के एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे को उठा लिया जाए, अगर देखा जाए तो उसमें कभी कभी आयरन का जैसे आई बना दिया डॉक्टर ने, आर बना दिया, उसके बाद फिर घुमा दिया, ओके, जैसे कैल्शियम बना दिया, सी बना दिया, ए बना दिया, एल बना दिया, उसके बाद घुमा कर दिया। हाँ, उसमें वहीं पे ध्यान करने की ज़रूरत होती है कि ये आयरन है, कैल्शियम है, कभी कभी इसमें धोखा भी हो जाता है। अच्छा तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर, सामना करना। तो आप क्या बोलना चाहोगे हमारे फिजिशियंस को या फिर डॉक्टर्स को? फिजिशियन को यही बोलना चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन दें। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन दें या फिर जो मेडिसिन के नाम है वो कंप्लीट लिखें, लैंग्वेज को सुधारें अपनी, क्योंकि क्योंकि अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन माना जाता है, क्योंकि अगर इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन माना जाएगा तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट को चैलेंज रहता है, उससे ज़्यादा उस पेशेंट को रहता है, क्योंकि जितना अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा उतना अच्छे से जो फार्मासिस्ट आपको मतलब इन सेंस पेशेंट को उतना अच्छे से बता पाओगे आप ना।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है आशीष, वो है कि जो आपकी मेडिसिन की सेल है वो किस सीजन में सबसे ज़्यादा हो जाती है, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहली बात तो जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो कहीं वो ना एक कहीं सीजन- रिस्पायरेटरी की दिक्कतें हाँ, बढ़ने हाँ, लगती बढ़ने हैं ठंड जैसे- के मौसम हाँ, में। जैसे ठंड बढ़ती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर एक्सपेक्टोरेंट और एंटीडेसिव वगैरह की डिमांड भी बढ़ती बढ़ होगी जाती थोड़ा है, हाँ, सा। बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर गर्मी की बात करें हम। गर्मियों में जैसे गर्मी स्टार्ट होती है वैसे पेशेंट डायरिया के, जीआईटी रिलेटेड गैस बन रही है, ओके, मतलब कहीं ना कहीं जीआईटी रिलेटेड डायरिया, तो एंटी डायरियल। हाँ, स्किन के पेशेंट वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉल, ग्लूकॉन डी या फिर आपका कुछ एंटीबायोटिक्स हैं और आपकी जीआईटी से रिलेटेड है, जो उनकी सप्लाई थोड़ा सा बढ़ जाती है, डिमांड उनकी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि पूरे मेडिकल स्टोर पे सबसे ज़्यादा कौन सी दवाइयाँ आप बेचते हो। सबसे ज़्यादा दवा बिकती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की मतलब सबसे ज़्यादा बिक्री है। हाँ, सबसे ज़्यादा बिक्री पैरासीटामोल। मतलब कहीं ना कहीं एंटीपायरेटिक और पेन किलर। हाँ, उसके बाद हाँ, वही पेन किलर भी, पैरासीटामोल हाँ, और पेन किलर। अच्छा, मतलब फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो पैरासीटामोल जो फीवर को रिड्यूस करती है, और उसके अलावा जो पेन किलर है लाइक आपका निमोसलाइड है, डिक्लोफेनेक है, आइबुप्रोफेन है, तो इनकी भी आपकी जो सेलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अच्छी है, हाँ। ओके, एक और क्वेश्चन है सबसे इंटरेस्टिंग भी है कि जो लोग अभी डी फॉर्म में है या फिर बी फॉर्म में है या फिर उन्होंने फॉर्म डी कर रखा है, तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए जिससे मेडिकल स्टोर को और ग्रूम पे ला सकें और बहुत अच्छा उसमें कर सकें। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है आपको क्या लगा, आपके ऐसे एक्सपीरियंस में आपने क्या एनालाइज किया यहाँ पे। हमने एनालाइज किया है कि फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी, इन दो सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर वाली, और सेकेंड ईयर की फार्मास्यूटिक्स, दोनों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें, उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा, तो हम यूँ कहें कि अगर आपको मेडिकल स्टोर डालना है तो कहीं ना कहीं अगर आप डी फॉर्म के स्टूडेंट हो तो आपको फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी पे थोड़ी सी ग्रिप बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन के नाम है। और एक चीज़ और है, ये स्पेशली दो ही ऐसे कोर्स नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है कि इसको फोकस करना है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। लाइक आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप डिजीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आप डायग्नोसिस भी थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो अल्टीमेटली हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं लाइक आपका जूरिस्प्रूडेंस है, जैसा कि आपने बताया, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, या फिर अगर हर्बल मेडिसिन की बात करें तो उसमें फार्माकोग्नोसी आ जाता है। तो इन सब्जेक्ट को आप जितने अच्छे से करोगे, पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आपको मेडिकल स्टोर खोलने में आसानी हो जाएगी और आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज भी होगा। जितना अच्छा नॉलेज होगा उतनी अच्छी आप दवाई अपने पेशेंट को बता पाओगे और एजुकेट कर पाओगे। अब आशीष जी, आप मुझे फाइनली आप ये बताइए, अपने पेशेंट को या फिर जो आपके पास दवाइयाँ लेने आते हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे उनको। पहला संदेश तो यही रहता है कि दवाइयाँ टाइम से लीजिए, और जो परहेज बताई गई दवा लेने से, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हाँ, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, दवा को टाइम से लेना है। ओके, मतलब सुबह की दवा सुबह लेना है, दोपहर की दवा दोपहर में, या फिर शाम को जो दवा खा रहे हैं शाम को दवा लें। अच्छा, मतलब जैसी फार्मासिस्ट आपको दवाइयाँ बताई जाएँ, जैसा फार्मासिस्ट आपको बताया कि उस टाइम से दवाइयाँ लेना है, उस टाइम पे दवा। और मुझे लगता है दवाइयों का मिसयूज, मतलब सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत इशू है। कतई ना करें, जिससे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना अभी नहीं करना पड़ेगा, फ्यूचर में करना पड़ सकता है। हाँ, तो मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जैसा कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आशीष निर्मल का कहना है कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक ड्रग मॉलिक्यूल है और कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट का सामना आपको करा सकता है। हो सकता है वो आपको तुरंत साइड इफेक्ट ना आए, लेकिन आने वाले टाइम पे वो साइड इफेक्ट कॉज कर जाए, कोई आपका एक वाइटल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको राइज हो सकती हैं। बिल्कुल सही। और इसके अलावा क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने पेशेंट के साथ में। हाँ, एक दूसरा संदेश यही रहेगा मेरा, कि पेशेंट को कभी सेल्फ मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स, कोई भी एंटीबायोटिक हो, नहीं लेना है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं अगर दवाइयों की बात करें तो एंटीबायोटिक का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एज वी नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो एंटीबायोटिक का सेवन बिल्कुल भी आप ना करें। तो आई थिंक आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए, लगभग 22 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको बहुत अच्छे से इसके आंसर भी मिल गए होंगे, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से आशीष निर्मल, जो कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया। एक चीज़ और बताइए, जो आपका मेडिकल स्टोर है किस लोकेशन में, कहाँ पे है। मेरा मेडिकल स्टोर ऊंच गांव में है। अच्छा, ऊंच गांव में, और किस रोड में। अच्छा, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इनका मेडिकल स्टोर है, जो कि एक ऊंच गांव लोकेशन है, वहाँ पे है। अगर आप नियरेस्ट हो तो इनके मेडिकल स्टोर पे आप ज़रूर विजिट करिए और परामर्श लीजिए दवाओं के बारे में,
अपने स्वास्थ्य के बारे में आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बताएंगे कैसे दवाइयाँ लेनी है, क्या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो आपका पैसा वेस्ट होता है अननेसेसरी मेडिसिन में, उस पर भी बहुत अच्छी एक रुकावट आएगी। तो वीडियो के लास्ट में एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि दवाइयों का सेवन आप केवल फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर की निगरानी में ही करें, जिससे आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ेगा। जितने कम आपके साइड इफ़ेक्ट होंगे उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं प्रयास करूँगा उसका बहुत जल्द से जल्द आंसर दिया जाए और आपके जो डाउट्स हैं बहुत जल्दी रिजॉल्व किए जाएँ। थैंक यू।